सुबह होते ही वरुण उठा और दीपिका को फोन करने के लिए अपना फोन हाथ में लिया और दीपिका का नंबर डायल किया। अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे और दीपिका सो रही थी। उसका फोन बजते ही आधी नींद में दीपिका ने फोन उठाया। तभी वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, हेलो दीपिका। वरुण की आवाज सुनकर दीपिका की नींद एकदम से उड़ गई और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। दीपिका ने कहा, हेलो वरुण, तुमने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है? वरुण ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही, शायद नींद में फोन लग गया, सॉरी। ये कहकर वरुण ने फोन रख दिया। दीपिका को वरुण की ये बात बहुत ही अजीब लगी और वरुण के फोन रखने के बाद भी वो ये सोचने लगी, क्या वरुण ने वाकई में गलती से मुझे फोन किया था? मुझे नहीं लगता। वरुण जरूर कुछ कहना चाहता था जो मुझे फोन करके शायद कह नहीं पाया। इतना कहकर दीपिका ने उसे सामने से फोन लगाया। उस तरफ वरुण भी यही सोच रहा था कि मैं दीपिका से मदद नहीं मांग पाया, पता नहीं मैं क्यों दीपिका से बात नहीं कर पा रहा। क्या मुझे वाकई में ईशान भैया की बात दीपिका से ना करके खुद ही अपने बलबूते पर ईशान भैया और उनके आश्रम के सभी लोगों को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए या दीपिका से बात करनी चाहिए? क्योंकि आज नहीं तो कल दीपिका को इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। वो तो कल दीपिका का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए ईशान ने मुझे फोन किया। लेकिन अगर दीपिका का फोन लग जाता तो शायद ये बात भी मुझ तक नहीं पहुंचती और आज नहीं तो कल ईशान और दीपिका की फोन पर बात तो हो ही जाएगी। वरुण यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर दीपिका का फोन आया। दीपिका का फोन देखते ही वरुण फिर से चिंता में पड़ गया और हिचकिचाते हुए फोन उठाकर बोला, हाँ दीपिका बोलो। दीपिका ने कहा, मैं जानती हूँ वरुण कि तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बिना कहे तुमने फोन रख दिया। अब मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? नहीं तो सुबह के 7:30 बजे तुम मुझे फोन नहीं करते। उस वक्त वरुण ने कैसे कश्मकश में पड़ गया कि वो दीपिका से ईशान की बात कहे या नहीं। तभी उसने आखिरकार दीपिका को ईशान की बात बताने का फैसला किया और कहा, कल ईशान भैया का फोन आया था मुझे। कल वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ लोग आए थे और उन्होंने वहाँ की जमीन का मुआयना किया और आसपास की मिट्टी और जमीन वगैरह की जांच करके उन्होंने ईशान भैया और सारे आश्रम वालों को वहाँ से निकलने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ की मिट्टी काफी हद तक अपनी पकड़ छोड़ चुकी है और इसी वजह से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और ईशान भैया ने इसीलिए तुम्हें कल रात को फोन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम्हारा फोन नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि क्या तुम्हारे आश्रम में उन्हें समय से पहले ही शिफ्ट किया जा सकता है क्या? ये सब सुनते ही दीपिका हैरान रह गई और बोली, हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम उसके लिए 1 हफ्ते का इंतजार क्यों करें? हम उन्हें आज ही शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आश्रम तो पूरी तरह से रहने के काबिल बन चुका है ना। आप ईशान भैया को अभी इसी वक्त फोन करके कह दीजिए कि वो सब अपना पूरा सामान बांध कर रख ले और वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि अगर वहाँ पर जमीन की हालत इतनी खराब हो गई है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा वक्त इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हफ्ते से पहले ही दुर्घटना घट गई तो। वरुण बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे मन में एक और विचार आ रहा था कि ईशान भैया और बाकी के लोगों को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे आश्रम में शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं उनके रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे आश्रम पर बोझ बढ़ जाएगा ना। इसीलिए यही बेहतर होगा कि जब तक मैं उनके लिए ऐसी ही किसी दूसरी जगह पर आश्रम नहीं बना लेता, तब तक तुम उन्हें वहाँ पर रखो और उसके बाद मैं उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दूंगा। दीपिका ने कहा, आश्रम पर बोझ? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम वरुण? तुमने पैदा होते ही गलत बातें करने की कसम खा ली है क्या? जब मेरा आश्रम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ईशान भैया और आश्रम के सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम फिर से दूसरी जगह पर दूसरे पहाड़ पर आश्रम बनाने का बेवकूफ ख्याल अपने मन में कहाँ से ला रहे हो? वरुण बोला, तुम समझ नहीं रही, ईशान भैया मेरे भैया हैं
तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईशान भैया को सपोर्ट मुझे भी करना चाहिए और मैं ये सब करने के लिए केपेबल हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि तुमने बड़ी मेहनत से अपना आश्रम बनाया है। हालांकि भले ही वो मेरी जमीन है और मेरे पिता के नाम पर ही तुम अपना आश्रम बना रही हो ताकि मेरे पिता को उनके कुकर्मों का प्रायश्चित करने का मौका मिले। तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं, लेकिन तुम्हारा आश्रम तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए, जहाँ पर दुनिया भर के ऐसे लोग आए जो वाकई में मानसिक रूप से अस्थिर हों और उन्हें तुम्हारे इस आश्रम की सेवाओं की खास जरूरत हो। इसीलिए मैं ईशान भैया और बाकी के आश्रम के लोगों को कुछ महीने बाद या एक आध साल के बाद उन्हें एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा, जहाँ पर उनके मन के हिसाब से उन्हें रहने की जगह मिल जाए। दीपिका ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो वरुण कि तुम जो कह रहे हो वो तुम नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है, तुम्हारा ईगो बोल रहा है। मेरा भाई है तो मेरे बनाए हुए आश्रम में ही रहेंगे। ये बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। ईशान भैया और उनके आश्रम के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। उस आश्रम की पवित्रता और अच्छे वातावरण की वजह से उन लोगों के मानसिक रोग कम हुए हैं और यहाँ तक कि कई लोगों के मानसिक रोग तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वो लोग एक अलग ही प्रकार की जिंदगी और लाइफस्टाइल अपनाकर प्रकृति के साथ एक होकर जी रहे हैं और उन्हें इसी तरह जीने देना होगा। उनकी ये जिंदगी मेरे आश्रम में आने वाले दूसरे बच्चों को भी उनके मानसिक रोग से मुक्ति दिलाएगी। अब इन सब बारे में हम बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें आज ही किसी न किसी तरह उन लोगों को वहाँ से निकाल कर हमारे आश्रम तक पहुँचाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद भी लगेगी। वरुण दीपिका की बात से सहमत हुआ और बोला, तुम ठीक कह रही हो, हम आगे की बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल उन लोगों को आज के आज ही वहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें 10:30 बजे तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूँ। ये कहकर दोनों ने ही फोन रख दिया और दीपिका तुरंत ही अपने ऑफिस में फोन लगाकर ईशान और बाकी के सभी लोगों को वहाँ से निकालने की तैयारी करने के लिए बोलने लगी। तभी उसी वक्त हिमाचल के उस आश्रम में कुछ बच्चे सुबह सुबह उठकर अपना काम करने लगे। तब उनमें से किसी ने वहां पर जमीन पर पड़ी हुई दरारों को देखा और ये देखकर उन्होंने ईशान को ये बात बतानी जरूरी समझी। ईशान उनकी बातें सुनकर दौड़ता हुआ वहां पर आया और उसके साथ आश्रम के दूसरे कुछ लोग भी वहां पर दौड़े हुए चले आए और उन सभी ने वहां पर जमीन पर पड़ी हुई दरारों को देखा। इन दरारों को देखकर सभी के मन में एक डर पैदा हो गया। कुछ लोग तो वहां पर इतने घबरा गए कि वहीं पर रोने लगे। ईशान ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे अपने आप को संभालो, हमें कुछ नहीं होगा। भगवान की मेहरबानी है कि हमें ये दरारें दिख रही हैं और कल ही सरकार की तरफ से कुछ लोग हमें आकर चेतावनी भी देकर गए हैं। हमारे पास अभी भी कुछ वक्त है। तुम सब अपना अपना सामान बांधकर तैयार रहो, हमें यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही होगी और अगर आज शाम तक हमें लेने के लिए कोई नहीं आया तो हम यहाँ से खुद ही चलकर पहाड़ से नीचे तलहटी में चले जाएंगे। हम सब चलते हुए यहाँ से धर्मशाला में चले जाएंगे और पूज्य दलाई लामा के चरणों में कुछ दिन व्यतीत करेंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ईशान की ये बात सुनते ही सभी लोग तुरंत ही अपना अपना सामान बांधने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर आश्रम की सबसे बुजुर्ग औरत, जिसे सब लोग प्यार से दिज्जा बुलाते थे, वो रोने लगी। ईशान ने अम्मा को सहारा देते हुए कहा, अरे दिज्जा, आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ना, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे। आज शाम को ही हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर दिज्जा ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मैं मरने से डरती हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जिस जगह पर मैंने अपनी जिंदगी के 100 साल बिताए, उस जगह को एक ही झटके में छोड़कर चले जाने का मन कैसे करेगा? मेरी उम्र जितनी है, लगभग उतनी ही साल में इस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, तब से इसी आश्रम के लिए सांस ली है। फिर आज अचानक से इस जगह को छोड़कर किस तरह चली जाऊं? ये कमबख्त मौत भी नहीं आती मुझे। मेरी इच्छा थी कि जिस आश्रम के लिए मैंने अपनी जिंदगी यहाँ व्यतीत कर दी, इस आश्रम से ही मेरी अर्थी भी उठे। लेकिन भगवान को
मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी क्यों मंजूर नहीं हुई? हे भगवान, इस आश्रम को छोड़कर जाने से पहले मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। ये कहकर वो रोने लगी। उन्हें रोते हुए देखकर ईशान की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे तो यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए हैं और फिर भी इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात कहते हुए मेरे होंठ कांपने लगे थे और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस आश्रम में 100 साल बिताने के बाद इसे एक दिन यूं ही अचानक छोड़कर चले जाने की बात से आपका दिल किस तरह मचल रहा होगा। लेकिन हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं जान सकता। हमें विधि के विधान को स्वीकार करके परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय लेने ही होंगे। शायद ईश्वर की यही इच्छा होगी कि आप अपनी इतनी लंबी जिंदगी में उस जगह को भी देख लें जहां पर अगले 100 सालों तक ये आश्रम चलने वाला है, जहां पर आने वाली कई सारी पीढ़ियां अपनी जिंदगी संवारने वाली हैं। यही होगी ईश्वर की इच्छा। तभी इस तरफ वरुण तैयार होकर दीपिका के ऑफिस में जाने के लिए निकल पड़ा था और दीपिका भी अपने ऑफिस में जाने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन तभी इस बात से अनजान पारोमिता वरुण से मिलने के लिए सहगल मेंशन पहुंची। ठीक उसी वक्त जरीना भी वरुण से मिलने के लिए वहां पर आ पहुंची और दोनों को वहां पर पहुंचकर पता चला कि वरुण तो वहां पर था ही नहीं और कहीं जाने के लिए निकल पड़ा था। तभी दोनों आमने सामने आई और जरीना ने पारोमिता से पूछा, हेलो, मेरा नाम जरीना एडम्स है। मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ। मैंने तुम्हें दीपिका के ऑफिस से रोते हुए जाते देखा था और मैं जब यहाँ पहुँची तो यहाँ से भी तुम रोते हुए जा रही थी और आज भी तुम वरुण को मिलने यहाँ पर आ पहुँची। तुम कौन हो? तभी पारोमिता ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं वरुण और दीपिका की पुरानी दोस्त हूँ। कुछ साल पहले हमारा किसी बात पर झगड़ा हो गया था। तब से वरुण और दीपिका दोनों ने ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। वरुण को तो मैं कॉलेज से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। मैं अपने दोस्त को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं कनाडा से कल ही आई हूँ, लेकिन दीपिका और वरुण दोनों ने मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया है। दोनों अभी भी मुझसे नाराज है। बस यही सोचकर मुझे रोना आ गया और आज मैं फिर से वरुण से मिलने चली आई। ये सुनते ही जरीना मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की बहुत दिलचस्प लग रही है। जरूर इसे ऐसा कुछ जानने के लिए मिलेगा जिससे मेरा फायदा हो सकता है। ये सोचकर जरीना ने पारोमिता से कहा, अब वरुण तो यहाँ पर है नहीं, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहीं पर एक छोटा सा कैफे है, वहीं पर चलकर थोड़ी देर बैठकर एक दूसरे से जान पहचान बनाएं। ये सुनकर पारोमिता जरीना के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों वहां से कैफे जाने के लिए निकल पड़े। क्या वरुण और दीपिका समय पर ईशान और बाकी आश्रम वालों को बचाने के लिए हिमाचल पहुंच पाएंगे? पारोमिता के जरिए जरीना अब क्या करने वाली थी? क्या आश्रम के बहाने ही सही वरुण और दीपिका करीब आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क, ओनली ऑन पॉकेट FM।